वेलकम फ्रेंड्स, वंस अगेन लोग मैकेनिक्स का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैकेनिक्स में भी जो पढ़ा है, मैकेनिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोगों ने फोर्सेस का एनालिसिस, फोर्सेस के लिए लॉज देखे, हम लोग लॉज ऑफ मैकेनिक्स देखा हम लोग, और न्यूटन के फर्स्ट सेकेंड थर्ड लॉ को हम लोगों ने डिस्क्राइब किया, और साथ ही हम लोगों ने लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेज को भी डिस्क्राइब किया। अब हम लोग एक फोर्स के बारे में अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, अब हम लोग सिस्टम ऑफ फोर्सेज के बारे में पढ़। सिस्टम ऑफ फोर्सेज का क्या मतलब होता है? अगर कहीं पर भी दो या दो से अधिक फोर्स किसी पिंड पर कार्य कर रहे हैं तो हमारे पास कहलाएंगे फोर्स। सिस्टम का मतलब, अब जैसे एक ट्यूशन पढ़ाने जाना एक बच्चे को और एक बैच में पढ़ाना, मतलब सिस्टम ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो सिस्टम का मतलब होगा दो या दो से अधिक फोर्सेज हमारे पास एक साथ कार्य कर रहे हैं, तो हमारे पास कहलाएगा सिस्टम ऑफ फोर्सेज। आइए हम लोग देखते हैं सिस्टम ऑफ फोर्सेज क्या होते हैं और इसके बारे में हम लोग कैसे कैटेगरीफाई कर पाते हैं बारे में हम लोग। तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस हमारे पास जो होते हैं, मैंने एकदम डेफिनेशन में कहा, एकदम अपने लैंग्वेज में अगर हम लोग समझें कि अगर किसी भी बॉडी पर दो या दो से अधिक फोर्स काम करेंगे तो हमारे पास कहलाएगा सिस्टम ऑफ फोर्स। सिस्टम का मतलब कि एक साथ दो या दो से अधिक बलों का हम लोग को एनालिसिस करना, ठीक है। अब हम लोग सिस्टम ऑफ फोर्सेस की कैटेगरी करेंगे, किन किन सिस्टम डिवाइड कर सकते हैं। तो इनको डिवाइड करने के लिए हम लोग दो तरीके से चल सकते हैं। बलों का निकाय को हम लोग डिफाइन करने के लिए दो तरीके से चल सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग कहेंगे तीन तरीके होते हैं। अगर सभी बल एक ही रेखा में कार्य कर रहे हो का कंडीशन हो सकती है। अगर सभी बल एक ही प्लेन में काम कर रहे हो, एक ही समतल में काम कर रहे हो, और तीसरा हो सकता है कि अगर सभी बल अलग अलग तलों में काम कर रहे हो, तो इनको हम लोग ब्रॉड रूप से जो डिफाइन करते हैं, यानी सिस्टम ऑफ फोर्सेस को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे: कोलिनियर, कोप्लानर एंड नॉन कोप्लानर। सब डिवीजन भी होगा हम लोग पास। तो सबसे पहला हमारे पास लिखेंगे कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है कि हमारे पास कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन में, कोलिनियर एक ही रेखा में अगर हमारे पास फोर्स काम कर रहे हैं, समरेखीय बल निकाय। दूसरा हमारे पास आता है कोप्लानर। कोप्लानर का मतलब क्या होगा? हमारे पास एक ही सभी बल जो होंगे वो क्या होंगे? एक ही तल में होंगे। और नॉन कोप्लानर का मतलब कि सभी बल उसमें हमारे पास अलग अलग तल, ठीक है। समरेखीय, समतलीय, असमतलीय बल निकाय, ठीक है। सिस्टम ऑफ फोर्सेस को हम लोग कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? तीन तरीके से। अगर एक सभी बल एक ही रेखा में कार्य कर रहे हो, अगर सभी बल एक ही तल में कार्य कर रहे हो, और सभी बल अलग अलग तलों में कार्य कर रहे हो, या दो से अधिक तलों में कार्य कर रहे हो, तो हमारे पास कहलाएंगे नॉन कोप्लानर फोर्स सिस्टम। अब इनको भी डिफाइन हम लोग कर सकते हैं, अलग अलग पैटर्न पे हम लोग जा सकते हैं, अलग अलग हम लोग इनका कैटेगरीफाई करेंगे। तो इसने एक चार्ट प्रिपेयर किया है जिससे हम लोग आसानी से इजीली हम लोग इन सब बलों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बलों को, अगर हमें सिस्टम का बलों का निकाय अगर हम लोगों को देखना है, तो बल को पूर्ण रूप से परिभाषित करने के लिए हमें किन किन पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये जानना जरूरी है। तो मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में ये बता चुका हूं कि बल को पूर्ण रूप से डिफाइन करने के लिए, परफेक्टली डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास 4 पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें हम लोग यूज करते हैं मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन। परिमाण, दिशा, क्रिया बिंदु तथा क्रिया रेखा। क्रिया रेखा बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं कोप्लानर फोर्स क्या होते हैं, कोलिनियर फोर्सेस हमारे पास क्या होते हैं और कैसे हम लोग इनको डिस्क्राइब करेंगे। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। कोलिनियर फोर्स सिस्टम। कोलिनियर फोर्स सिस्टम का मतलब क्या होता है? फोर्स सिस्टम हमारे पास किसी भी पिंड पर दो या दो से अधिक बल इस प्रकार कार्य कर रहे हों कि सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही लाइन के अनुदिश हो, वह समरेखीय बल निकाय कहलाएगा, कोलिनियर फोर्स सिस्टम कहलाएगा। कोलिनियर का मतलब कि सभी बलों का जो फोर्स है वो एक ही लाइन के अलोंग काम करेगा, उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम होगा, वो चेंज नहीं होगा। मान लिया जाए कि अगर हमारे पास एक लाइन है, हमारे पास अगर इसमें हमारे पास कोई फोर्स F1 काम कर रहा है, कोई फोर्स F2 काम कर रहा है, कोई फोर्स F3 काम कर रहा है, एंड सो ऑन। अगर हमारे पास ऐसे फोर्स सिस्टम काम कर रहे हैं, इनका लाइन ऑफ एक्शन तीनों फोर्सेस का, चारों फोर्सेस का सेम हो, या फिर जितने भी फोर्स हमारे पास काम कर रहे हैं अगर वो सेम है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो समरेखीय बल निकाय है। कैसा निकाय है भाई? समरेखीय बल निकाय है, ठीक। तो इसके लिए अगर एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें,
अगर हम लोग ये कहें कि यहाँ पे फोर्स, अगर हम लोग ये कहें कि ये रोप, हम लोग रस्सा कस्सी का खेल जानते होंगे, ये यहाँ पे हिंदी का मैटर है, ये रस्सा कस्सी लिखा हुआ है, टंग ऑफ वार। आप लोग अगर बचपन में देखे होंगे, अगर स्कूल में हो आप लोग, स्कूल कॉलेज में अगर जब आप भी अगर कभी हम लोगों को रस्सा कस्सी का खेल खेलना होता है तो बच्चों को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है और एक रस्सी दे दिया जाता है। कुछ बच्चे हमारे पास इधर की तरफ फोर्स लगाते हैं, इधर से अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, तो इसको हमारे पास मान लिया जाए रस्सी एक हमारे पास है स्ट्रेट लाइन में, तो कुछ बच्चे हमारे पास जो है अपनी तरफ इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे, खींचने करेंगे रस्सी को, और कुछ बच्चे हमारे पास नंबर ऑफ ग्रुप में बराबर होते हैं। तो इसमें जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं F1, F2, F3, 4, F5, 6, ये सब हमारे पास जो है वो एक ही लाइन में काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, कोलिनियर फोर्स सिस्टम। क्या कहेंगे इसको, कोलिनियर फोर्स सिस्टम। यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है रस्सा कस्सी का खेल। रस्सा कस्सी का खेल हम लोग इसको कहते हैं टंग ऑफ वार। आप लोग बचपन में देखे होंगे। तो यहाँ पे कैसा फोर्स काम कर रहा है हमारे पास, जो भी सभी फोर्सेस काम कर रहे हैं उसके लाइन ऑफ एक्शन एक ही लाइन में है, इसीलिए क्या कहलाएंगे, समरेखीय बल निकाय कहलाएंगे। ठीक है, समरेखीय बल निकाय एक कोप्लानर फोर्स सिस्टम का एक स्पेशल केस है, क्योंकि अगर एक लाइन है तो वो एक ही प्लेन में ही काम करेगा, वो अलग अलग प्लेन में नहीं होगा। इसीलिए इसको हम लोग अगर केवल अगर फोर्स सिस्टम को हम लोग सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कोप्लानर एंड नॉन कोप्लानर। तो कोप्लानर में एक स्पेशल केस है कि अगर सभी फोर्सेस एक ही लाइन के अनुदिश काम करें तो हमारे पास ये कोप्लानर फोर्स, कोलिनियर फोर्स सिस्टम ही हमारे पास आएगा, और यही हमारे पास इसका मीनिंग है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोप्लानर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। देखिए, आइए हम लोग इसको समझते हैं। कोप्लानर का मतलब क्या होता है, समतलीय। अनलाइक का क्या मतलब है वो समझना है, और पैरेलल फोर्स का मतलब क्या है ये समझना। ठीक, तो अब हम लोग देखें कोप्लानर क्या है, अनलाइक क्या है, पैरेलल फोर्स क्या है, फिर इसको एक साथ हम लोग देखेंगे। अनलाइक का मतलब कि दो ऐसे फोर्स, एटलीस्ट टू ऐसे फोर्स हमारे पास होने चाहिए जिनका डायरेक्ट, तो पैरेलल फोर्स किसको कहेंगे, समांतर बल किसको कहेंगे, दो ऐसे बल जिनकी क्रिया रेखाएं आपस में समांतर हों, ये क्या कहलाएंगे हमारे पास, कोलिनियर, पैरेलल। ये हमारे पास अलग अलग तीन रेखाएं हैं, लेकिन ये जो फोर्सेस काम कर रहे हैं F1, F2, F3, इनकी क्रिया रेखाएं जो हैं वो तीनों एक दूसरे के समांतर हैं। तीनों एक दूसरे के क्या है भाई, समांतर है। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, पैरेलल फोर्सेस। इसको समांतर करना है, ये ध्यान रखने वाली बात है। हम लोग लाइन ऑफ एक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लाइन ऑफ एक्शन की बात करते हैं। तो लाइन ऑफ एक्शन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। ठीक, अब हम लोग कहें कि अनलाइक का मतलब क्या है। अब देखिए, ये जो मैंने तीनों पैरेलल फोर्सेस बनाए हैं, पैरेलल तो हमारे पास एक फोर्स और यहां पर भी ऐड कर दें तो ये भी तो इनका पैरेलल है। अगर हम लोग तीन फोर्सेस को, ये जो अभी डायग्राम बना है, अगर हम लोग इन तीन फोर्सेस के अलावा एक फोर्स F4 हम लोग एक और ऐड कर दें तो ये चारों फोर्सेस भी तो हमारे पास पैरेलल हैं। और अगर ये पैरेलल हैं तो इनमें तीन का डायरेक्शन एक तरफ है और एक अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एटलीस्ट कोई एक ऐसा फोर्स जरूर है यहां जो इनके डायरेक्शन से अलग है, तो ये कहलाएंगे अनलाइक पैरेलल फोर्स। अगर ये सभी लाइन ऑफ एक्शन, इन सभी बलों के लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन में अगर होंगे तो इसको हम लोग कह देंगे कोप्लानर। ठीक है, तो कोप्लानर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का मतलब क्या है, देखो सबसे पहले पैरेलल फोर्सेस के बारे में हम लोग समझते हैं। पैरेलल फोर्सेस का मतलब अगर सभी फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन अगर एक दूसरे के समांतर हैं तो क्या कहलाएंगे, पैरेलल फोर्स सिस्टम। अगर उसमें सभी बलों की जो डायरेक्शंस हैं, दिशाएं हैं, अगर एक ही डायरेक्शन में होंगे तो लाइक पैरेलल कहलाएंगे, और अगर एटलीस्ट एक भी फोर्स का उसमें डायरेक्शन अपोजिट हुआ तो कहलाएगा अनलाइक पैरेलल। ठीक, अब हम लोग ये कहें कि अगर सभी फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन में है तो क्या कहलाएंगे, कोप्लानर फोर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, सिस्टम ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बीम सब्जेक्टेड टू वेरियस लोड इंक्लूडिंग रिएक्शंस। ये क्या मतलब है हमारे पास, आप लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ेंगे कि हम लोग जब बीम में डिफ्लेक्शन निकालना चाहते हैं, बीम का हम लोग सपोर्ट का रिएक्शन निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए बीम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना।
और बीम का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो उसमें सेवरल लोड्स एक्ट करते हैं, बहुत सारे हमारे पास बल काम करते हैं, रिएक्शन भी काम करता है। तो उसका अगर एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम लोग ले बीम के लिए, तो मान लिया जाए ये बीम है स्ट्रेट, यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड है, तो ये रिएक्शन हमारे पास लगेगा R2, ये R1, और इस पे डिफरेंट हमारे पास फोर्स काम कर रहे हैं, W1, W2, W3। तो ये जो फोर्स सिस्टम है देखिए, इनका सबका लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के समांतर है, लेकिन ये रिएक्शन ऊपर की तरफ है और ये लोड हमारे पास क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो एटलीस्ट हम लोग कह रहे हैं एक फोर्स भी अगर अपवर्ड डायरेक्शन में अगर हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, कोप्लानर अनलाइक पैरेलल फोर्स। ठीक है, समतलीय असमान समांतर पैरेलल फोर्स, समांतर बलों का निकाय। ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में हमारे पास क्या आएगा कि लाइक पैरेलल किसको कहेंगे, यानी कोप्लानर लाइक पैरेलल फोर्सेस। तो कोप्लानर लाइक पैरेलल फोर्सेस का मतलब क्या है, अभी हम लोग डेफिनेशन से जानते ही हैं। अगर हम लोग ये कहें कि अगर सभी फोर्सेस के, सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो तथा सभी बलों की जो दिशाएं हैं वो भी एक ही तरफ हो, तो कहलाएगा हमारे पास लाइक पैरेलल। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास F1, F2, F3, F4 है, ये डायरेक्शन हमारे पास सबका डाउनवर्ड भी हो सकता है। अगर हम लोग दूसरा एक बल निकाय देखें और ये दूसरा बल निकाय अगर सबका डायरेक्शन एक ही है, अलग एक बल निकाय है, मतलब ये अलग है और ये अलग है, ऐसा नहीं सर इसको मिक्स कर दिए हैं, इसमें हमारे पास W1 वेट लग रहा है, W2 वेट लग रहा है, W3 वेट लग रहा है एंड W4 लग रहा है, सबका लाइन ऑफ एक्शन समांतर है और प्लस इनका डायरेक्शन भी सेम है, तो हम लोग कहेंगे लाइक पैरेलल। और अगर इनकी क्रिया रेखाएं एक ही तल में अगर एग्जिस्ट करती हों, अगर रहती हों, तो कहलाएंगे हमारे पास समतलीय बल निकाय। क्या कहलाएंगे हमारे पास, समतलीय बल निकाय। तो हम लोग एक साथ इसको क्या कहेंगे, कोप्लानर लाइक पैरेलल फोर्स, समतलीय एक ही दिशा में समांतर बलों का निकाय। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखें। अगर आप लोग देखें ट्रेन अगर खड़ी हो रोड पे, तो ट्रेन देखो वेट हमेशा डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। अगर हम लोग ये कहें कि अगर कहीं पर भी कोई ट्रेन खड़ी है तो वो दो पटरियों पे खड़ी होती है, हम लोग एक पटरी की बात कर रहे हैं, और एक पटरी पे उनके व्हील्स होते हैं, बहुत सारे व्हील्स होते हैं, और बहुत सारे व्हील अगर होंगे तो उनके ऊपर हमारे पास वेट भी काम करेगा। हमने कह दिया कि ये W1, W2, W3 एंड सो ऑन। और अगर ये होमोजीनियस होगा तो सब जगह W वेट लगेगा। तो एक रेल पे जो व्हील के, अगर हम लोग ये कहें, अगर हमारे पास व्हील का जो वेट होगा वो एक पटरी पे अगर हम लोग देखेंगे तो सबका वेट हमारे पास क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और एक दूसरे के समांतर होगा, क्योंकि वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही काम करता है और ये स्ट्रेट लाइन का कर्व। ठीक है, तो हम लोग इसको इजीली समझ सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स। अगर कोई फोर्स सिस्टम की बात करें, सभी कोप्लानर का मतलब सिंपली क्या है, अब तक हम लोगों ने ये देखा है कि सभी बलों की क्रिया रेखाएं अगर एक ही प्लेन में, एक ही तल में अगर कार्य कर रही हैं तो क्या कहलाएंगे, समतलीय बल निकाय, कोप्लानर फोर्स सिस्टम। हम लोग को लाइन ऑफ एक्शन देखना है, तो लाइन ऑफ एक्शन के लिए कोप्लानर। अब हम लोग कोप्लानर अगर कहेंगे, मान लिया जाए कि ये हमारे पास एक निकाय है, हम लोग ये एक्सिस हम लोगों ने रेफरेंस मान लिया, ये एक्स हमने कह दिया, ये वाई कह दिया, तो ये एक प्लेन हो गया। ये प्लेन कौन सा है, एक्स वाई प्लेन। तो सभी अगर बलों की क्रिया रेखाएं एक ही तल में होंगी तो क्या कहलाएंगे हमारे पास, समतलीय बल निकाय। अब दूसरा चीज कि अगर सबकी क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु से पास होकर के जाएंगी, यानी हम लोग ये कहें ये फोर्स सिस्टम है हमारे पास, ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है, 5 है, F6 है, और इन सभी फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है एक ही पॉइंट से होकर के जा रहे हैं, सम एक ही बिंदु से अगर जा रहे हैं सभी बलों की अगर क्रिया रेखाएं, तो इसको कहेंगे हम लोग कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। क्या कहेंगे इसको, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। कॉन्करेंट का मतलब हमारे पास क्या होता है कि सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरनी चाहिए, और एक बिंदु से अगर गुजरेंगी तो, और अगर उनका सभी लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन में होगा तो कोप्लानर होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्करेंट, कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स। ठीक, फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लोग देखें, मान लिया जाए कि अगर हमारे पास कोई एक, हमारे पास रूफ है जहां पे छत है, उस छत से एक हम लोगों को वेट को हैंग करना है, दो अलग अलग रस्सी से हम लोगों ने वेट को हैंग किया है। ये रस्सी अगर अलग अलग होंगी तो इनमें टेंशन T1 एंड T2 हमारे पास काम करेगा, और इसमें वेट हमारे पास WMG हमारे की तरफ।
अब अगर हम लोग ये कहें कि mg अगर ये नीचे की तरफ काम कर रहा है तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग फोर्सेस का अगर हम लोग सम देखेंगे, ये फोर्सेस हमारे पास कितना लग रहा है, देखिए T1 इस डायरेक्शन में यहीं से गुजर रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन हमारे पास यहाँ से गुजर रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन, यानी इसका मतलब है कि ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। कैसा फोर्स सिस्टम है भाई? कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। T2 भी इसी लाइन से गुजर रहा है जहां से ये पॉइंट है, T1 भी इसी पॉइंट से गुजर रहा है और W भी हमारे पास इसी। तो ये फोर्स सिस्टम जो है ये कैसा हो गया? कोप्लानर कॉन्करेंट, क्योंकि ये सभी एक ही प्लेन में है, यानी T1 T2 एंड W एक ही प्लेन में है, XY प्लेन में है, कोप्लानर कॉन्करेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनका जो अगर हम लोग कैटेगरी की अगर हम लोग बात करेंगे, अब कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट। तो सिंपल सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है कि अगर सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही तल में हों लेकिन एक बिंदु से न गुजरे तो क्या कहलाएगा हमारे पास? कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे, मान लिया जाए कि अगर हमारे पास एक सिस्टम ले लिया जाए और ये हमारे पास फोर्स सिस्टम है, ये हमने कह दिया F1 है, ये F2 है, ये F3 है और ये F4 है। देखिए ये दो फोर्स यहाँ पे कट कर रहे हैं, ये भी ये दो फोर्स कट कर रहे हैं, ये कट कर रहे हैं, यहाँ पे कट कर रहे हैं, लेकिन सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर कट नहीं कर रही है, इसीलिए यह कहलाएगा, इनके जो लाइन ऑफ एक्शन है एक ही प्लेन में तो है लेकिन कॉन्करेंट नहीं है, एक बिंदु से नहीं गुजर रही हैं, इसीलिए हमारे पास क्या कहलाएगा? कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्स, कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग ये कहेंगे कि सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही तल में हों परंतु एक बिंदु से उनकी क्रिया रेखाएं न गुजरती हों तो क्या कहलाएगा? कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हम लोग ये कहें कि सर अगर हमारे पास दो नॉन पैरेलल फोर्स हैं कोप्लानर, नॉन पैरेलल, F1 ये F2, क्या ये कॉन्करेंट है या नॉन कॉन्करेंट है? ये Y है, ये X है। तो कहेंगे सर ये तो पॉइंट से दिख नहीं रहा है कि पास हो रहा है। नहीं, हम लोग फोर्सेस की बात नहीं करते हैं, हम लोग फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन की बात करते हैं। ये देखिए अगर इसके लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करेंगे तो ये लोग यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये लोग यहाँ पर मिलेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा भाई? ये हमारे पास इनका है कि ये एक बिंदु से गुजर रहे हैं, यानी ये कहलाएगा हमारे पास कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। क्या कहलाएगा हमारे पास? कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। अगर दो समतलीय बल निकाय हैं जो कि समांतर नहीं हैं, केवल दो बलों का निकाय दिया है, तो हमेशा अगर वो समांतर नहीं है तो वो कॉन्करेंट होंगे, कहीं ना कहीं वो किसी बिंदु पर बस एक दूसरे को कट करेंगे, तो हमारे पास कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स, ये नॉन कॉन्करेंट नहीं। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें कि फोर्सेस, अगर हम लोग ये मान लिया जाए कि हम लोग एक लैडर है, एक सीढ़ी है, यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है, ये लोग इसको समझ सकते हैं क्या मतलब है इसका, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। मान लिया जाए कि अगर हमारे पास एक लैडर है और इस लैडर का एक वर्टिकल वॉल से ये सपोर्टेड है और ये फर्श पे हमारे पास बैठा, तो कोई एक आदमी हमारे पास करके इसके ऊपर काम करने, तो इसका अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इस लैडर पे कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा इजीली देख लेते हैं, थोड़ा अच्छे से डायग्राम बना करके देखें, क्योंकि ये हम लोग आगे भी जब देखेंगे कि हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स कितना काम करता है, कैसे हमारे पास आएगा, तो फ्री बॉडी डायग्राम की रिक्वायरमेंट होगी। और वो फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग अगर यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से फोर्स काम करेंगे, तो ये एग्जाम्पल भी हम लोग को समझ में आ गया कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम क्या है। ठीक, चलिए अब अगर हम लोग देखें इसका, अगर हम लोग पूरा बनाएं डायग्राम, तो ये क्या हो जाएगा? मान लिया जाए कि एक हमारे पास ये वॉल है और यहां पर एक लैडर रखा हुआ है जो कि वर्टिकल वॉल से हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल जो ये फ्लोर है हमारे पास कुछ एंगल बना रहा है, मान लिया जाए, और यहां पर एक तो आदमी है इस चढ़ने का कोशिश कर रहा है, इस पे चढ़ा हुआ है, इस पे रेस्ट में है। इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स काम करेंगे और कैसे हमारे पास होंगे? देखिए सबसे पहले तो लैडर का वेट काम करेगा, WL लिख लिया हमने, फिर हमारे पास मैन का वेट काम करेगा, यहाँ पे इस लैडर पे हम लोगों ने कह दिया कि W मैन। ठीक, अब यहाँ पे ये इससे रेस्ट में, देखो भाई यहाँ पर इस पे ये सपोर्टेड है,
यहाँ पर, तो ये कांटेक्ट है और जहां पर भी कांटेक्ट होता है वहां पर रिएक्शन आता है, और मैं रिएक्शन आपको बता चुका हूँ। रिएक्शन हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, अगर इस एंड को अगर हमने ए कह दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास आर ए, मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट ए, ठीक। और यहाँ पर भी कांटेक्ट में था हमारे पास फ्लोर में, तो फ्लोर पे भी हमारे पास फ्लोर के परपेंडिकुलर एक लगेगा। इसको अगर हमने मान लिया कि ये बी पॉइंट है, यहाँ पर क्या हो गया आर बी, रिएक्शन हमारे पास एक्ट। अब अगर हमने कह दिया कि फ्लोर पे फ्रिक्शन काम कर रहा है, तो ये सीढ़ी हमारे पास इस डायरेक्शन में अपने आप अपने वेट की वजह से इधर फिसलना चाहेगा, तो इसके ऊपर इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा एफ बी। ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, कैसे होता है, इसको भी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखिए इस पे इतने सारे फोर्स काम कर रहे हैं, यहाँ पे अगर ये वॉल स्मूथ नहीं है तो यहाँ पर भी एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, हमने ये कह दिया कि एफ ए, ठीक है। अब हम लोग ये कहें कि इस पे 1 2 3 4 5 6 फोर्स काम कर रहे हैं। इन सभी बलों की जो क्रिया रेखाएं हैं एक ही तल में है, मतलब एक तल में ही हैं, तो ये क्या कहलाएंगे हमारे पास कोप्लानर फोर्स सिस्टम, समतलीय बल निकाय कैसे कह रहे हैं, क्योंकि 6 बल काम कर रहे हैं, 2 से अधिक बल, 2 से अधिक बल हमारे पास काम कर रहे हैं, तो 6 बल काम कर रहे हैं, तो ये निकाय हो गया। एक ही तल में है तो कैसा निकाय हो गया, समतलीय निकाय हो गया। अब इन सभी बलों की क्रिया रेखाएं क्या एक ही बिंदु से गुजर रही हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए ये दोनों यहां से गुजर रहे हैं, लेकिन ये इसके साथ ये समांतर में है, ये भी एक दूसरे के समांतर है, ये अलग अलग है, यानी सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक बिंदु से नहीं गुजर रही। अतः ये हमारे पास क्या होगा, समतलीय तो है लेकिन नॉन कॉन्करेंट फोर्स, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसका हम लोग क्या कह सकते हैं। अब तो कोप्लानर फोर्स सिस्टम के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, अब हम लोग देखते हैं नॉन कोप्लानर फोर्स सिस्टम क्या होता है। तो नॉन कोप्लानर में सिंपल सा डेफिनेशन क्या बनेगा, यदि किसी पिंड पर कार्य करने वाले सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही तल में नहीं हैं, एक ही प्लेन में लाई नहीं कर रही हैं, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, नॉन कोप्लानर फोर्स सिस्टम। तो नॉन कोप्लानर अगर हम लोग कहें तो नॉन कोप्लानर सबसे पहले अगर हम लोग समझें तो नॉन कोप्लानर का मतलब क्या हो गया कि सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही तल में एग्जिस्ट नहीं करेंगी, ठीक। अब हम लोग ये कहें कि पैरेलल, तो क्या हमारे पास अलग अलग तल में कार्य करते हुए बल समांतर भी हो सकते हैं? बिल्कुल। मान लिया जाए कि एक हमारे पास चेयर है, चेयर के कितने हमारे पास पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, और वो चारों पैर अगर बराबर हैं तो उसमें देखिए एक ही प्लेन में चारों पैर नहीं हो सकते, वो एटलीस्ट 2 प्लेन हमें बनाना पड़ेगा। तो 2 अलग अलग प्लेन में 4 फोर्स काम कर रहे हैं, तो 2 से अधिक बल भी हो गया, यानी फोर्स सिस्टम भी हो गया। तो उस पे जो हमारे पास वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा चेयर का, वो 4 अलग अलग पायों के थ्रू काम करेगा, और एटलीस्ट 2 प्लेन हम लोग उसको बनाएंगे, क्योंकि एक प्लेन में वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए हमारे पास वो क्या हो जाएगा, हमारे पास पैरेलल फोर्स सिस्टम हो जाएगा। तो हम लोग ये कहें कि मान लिया जाए कि अगर हमारे पास एक चेयर है, मतलब चेयर को सपोर्ट करने के लिए अगर हम लोग यहाँ पे ये 3 डायमेंशनल है, देखिए ये कोई ब्लॉक है, 3 डायमेंशनल इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये इसका प्लेन ना आपको दिखाई दे, प्लेन अलग अलग हम लोग को दिखाई दे, एक यहाँ पर पाया है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक अलग प्लेन हो जाएगा, इन दोनों का एक अलग प्लेन होगा और इन दोनों का एक अलग प्लेन होगा। अगर ये कोई बॉक्स ऐसे रखा हुआ है और इसका वेट अगर हम लोग देखेंगे तो ये 4 जगह से लग रहा है, ठीक है, और इनको एटलीस्ट 2 अलग अलग प्लेन में हम लोग डिस्क्राइब, 2 अलग अलग प्लेन में अगर डिस्क्राइब करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक प्लेन में नहीं है, तो क्या हो गया, नॉन कोप्लानर, और ये आपस में एक दूसरे के समांतर हैं। तो आपस में एक दूसरे के समांतर हैं, इसका मतलब यह हो गया कि हमारे पास ये पैरेलल है, पैरेलल फोर्स सिस्टम है, इनकी क्रिया रेखाएं जो हैं एक दूसरे के समांतर हैं, तो पैरेलल फोर्स। क्या हम लोग कहेंगे कि सभी बल एक ही, उनकी क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों तथा वो अलग अलग तल में कार्य कर रहे हों, या एटलीस्ट 2 तल में काम कर रहे हों, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, नॉन कोप्लानर पैरेलल फोर्स सिस्टम। फॉर एग्जांपल के लिए देखें, वेट ऑफ द बेंचेस इन ए क्लासरूम। अगर हम लोग ये कहें एक क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हो और सबका फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड ही काम करेगा, उनका वेट, क्योंकि हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है, और सभी को हम लोग एक ही प्लेन में नहीं। अब कहें सर हम लोग ऐसे प्लेन देखें, नहीं भाई, ऐसे अगर प्लेन देखेंगे तो फोर्स ऐसे ऐसे काम कर रहा है ना, एक प्लेन में नहीं है, हमने फोर्स उनकी,
ये लाइन ऑफ एक्शन इसका पैरेलल हो गया। जो आप लोग ये देखते हो कि नहीं सर हम कह दें मान लो यहाँ पे 10 स्टूडेंट बैठे हैं, यहाँ पे 10 तो हम लोग कहेंगे सर ये प्लेन तो है ना, लेकिन प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। उनकी क्रिया रेखाएं क्या होनी चाहिए, प्लेन के समांतर होना चाहिए। तो हमें बहुत सारे प्लेन बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे प्लेन। अलग अलग रो के लिए अलग अलग प्लेन होगा, इसीलिए हमारे पास फोर्स क्या कहलाएगा, नॉन कोप्लानर पैरेलल फोर्स। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग नॉन कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। नॉन कोप्लानर का सिंपल सा मतलब है एक ही तल में उनके लाइन ऑफ एक्शन काम नहीं करे। मान लिया जाए कि अगर हम लोग 3 फोर्स सिस्टम की बात कर रहे हैं, 3 फोर्स सिस्टम हमारे पास इस प्रकार दिया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। इसके अलोंग एक फोर्स काम कर रहा है, इसके अलोंग एक फोर्स काम कर रहा है और इसके अलोंग एक फोर्स काम कर रहा है, और ये तीनों ऑरिजिन पर मिल रहे हैं। मान लिया जाए कि अगर मैं यहाँ पे 3 डायमेंशनल अगर ब्लॉक ये बनाने की कोशिश करूं तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ये तीनों यहाँ पर मिल रहे हैं। अगर इनकी अनुदिश अगर फोर्स काम करेगा एफ एक्स, ये एफ वाई और ये एफ जेड, तो ये अलग अलग तल में काम कर रहे हैं लेकिन एक ही बिंदु से गुजर रहे हैं। ऐसे फोर्स सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन कोप्लानर फोर्स सिस्टम। सिंपल सा डेफिनेशन है नॉन कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो एग्जांपल अगर हम लोग देखें, आप लोग अगर कहीं कैमरा स्टैंड देखे हों, ट्राइपैड जिसको हम लोग बोलते हैं, जिनके 3 पाए होते हैं और उस पर अगर कोई वेट रखा गया हो, तो वो तीनों हमारे पास अलग अलग प्लेन में, एक ही प्लेन में उन तीनों को हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो हम लोग अगर उनको तीनों को एक प्लेन में अगर डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, मान लिया जाए कि ये हमारे पास कुछ ऐसा है, तो तीसरा वाला वो पीछे की तरफ है, दोनों इधर सामने हैं और यहाँ पे कोई वेट रखा है, तो इस पे ये इसका प्लेन पीछे की तरफ है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इनका लेवल बराबर है। अगर 3 डायमेंशन में देखेंगे तो ट्राइपैड पे जो फोर्स लगेगा, हमारे पास रिएक्शन की ही अगर बात कर लें तो रिएक्शन ये तीनों आकर के एक ही पॉइंट पर मिलेंगे, लेकिन ये अलग अलग प्लेन में काम कर रहे हैं। तो अलग अलग प्लेन में काम कर रहे हैं तो साहब हम लोग क्या कहेंगे, ये नॉन कोप्लानर है लेकिन एक बिंदु पर मिल रहे हैं, तो क्या कहलाएंगे, कॉन्करेंट। यानी हमारे पास क्या हो गया, असमतलीय समगामी बल निकाय। ठीक है, एक ही बिंदु से गुजरने वाले बलों का निकाय, मतलब हमारे पास सिस्टम ऑफ फोर्स। ठीक, अब हम लोग देखते हैं आखिरी, हम लोग इसका एक और फोर्स सिस्टम आएगा हमारे पास, नॉन कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्स। इसका हमारे पास क्या पार्ट हो सकता है भाई, कि एक तल में भी काम नहीं कर रहे हैं और उनके लाइन ऑफ एक्शन एक ही बिंदु में भी नहीं काम कर रहे हैं। आप लोग हाइपोइड गियर पढ़ेंगे, जब आप लोग उसमें पढ़ेंगे, मान लिया जाए कि हमारे पास जैसे ये 2 फोर्स सिस्टम है, अगर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक फोर्स ये नीचे की तरफ लग रहा है, ऐसे डायरेक्शन में, एकदम जैसे मेरा हाथ यहाँ पे बना हुआ है एकदम इसी डायरेक्शन में, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, दोनों अलग अलग प्लेन में भी हैं और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, इसको कहते हैं हम लोग नॉन कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्स। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने सबसे पहले मैकेनिक्स का मतलब क्या है, मैकेनिक्स में हमारे पास फोर्सेस का एनालिसिस करना और इसका इफेक्ट हमें देखना है जब किसी बॉडी पर अप्लाई किया जाए। एक सिंगल फोर्स को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए हमारे पास 4 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन। तो हम लोग फोर्स को कभी भी कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, फोर्सेस को डिफाइन करने के लिए, फोर्सेस का एनालिसिस करने के लिए न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे। न्यूटन फर्स्ट लॉ, जिसमें ये बोलता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर एक समान मोशन कर रहा है तो एक समान मोशन करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो गैलीलियो का लॉ भी कहते हैं, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इनर्शिया क्या होता है, जो स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, वही हमारे पास क्या कहलाता है, इनर्शिया। दूसरा नियम क्या बोला, अगर हम लोग किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो उस बॉडी में अगर कोई चेंज हो रहा है, उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, और यहीं से हम लोग को मिलता है अमाउंट ऑफ फोर्स F इक्वल्स टू m। और थर्ड लॉ हमसे बोलता है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि कोई भी फोर्स हमारे पास आइसोलेटेड स्टेट में नहीं हो सकता है, मतलब हमारे पास जितने भी फोर्स नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं सब पेयर में मिलेंगे। फिर हमारे पास एक लॉ आया कि लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, बलों के स्थानांतरण का नियम। यदि किसी दृढ़ पिंड पे यदि कोई बल कार्य कर रहा है तो उसकी क्रिया रेखा में उस बल को हम लोग कहीं पर भी स्थानांतरित मान सकते हैं, उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी आधार पर हम लोग ये कहते हैं कि अगर एक ही दिशा में किसी पिंड को खींचना या ढकेलना हो तो दोनों समान प्रभाव होते हैं, यानी पुशिंग एंड पुलिंग इफेक्ट इज द सेम इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इज सेम।
ठीक, अब हम लोगों ने एक फोर्स के बारे में ये एनालिसिस कर लिया। अब हम लोग को दूसरा ये हुआ कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस, मतलब दो या दो से अधिक फोर्स अगर किसी सिस्टम पे काम कर रहे हैं, किसी बॉडी पे काम कर रहे हैं, तो उनको पहले कैटेगरीफाई करते हैं। सोल्यूशन तो भी हम लोग देखेंगे, सोल्यूशन इसका नेक्स्ट पार्ट है हम लोग कि कैसे हम लोग किसी भी दो या दो से अधिक अगर फोर्स सिस्टम काम कर रहे हैं तो उनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और उनका क्या क्या प्रॉब्लम हमारे पास आ सकता है, तो हम लोग इस चीज को देखेंगे। मैकेनिक्स में हम लोग अभी जो पार्ट देख रहे हैं ये स्टैटिक्स का पार्ट देख रहे हैं। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है कि बॉडी हमारे पास रेस्ट में होती है, जितना हम रिएक्शन करेंगे उतना रिएक्शन, तो हमारे पास जो कैलकुलेशन का सिंपल सा फंडा आएगा, हमें रिएक्शन निकालना। रिएक्शन का क्या क्या यूटिलाइजेशन है सर, कहाँ कहाँ उपयोग है रिएक्शन, क्यों निकालना चाहते हैं रिएक्शन, क्योंकि जब तक हम रिएक्शन नहीं निकालेंगे तब तक हम फ्रिक्शन फोर्स का गणना नहीं कर सकते, कैलकुलेशन नहीं कर सकते, बल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। फिर हम लोग बीम का एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को याद हो कि आप लोग बीम पे रिएक्शन निकालते हैं, सपोर्ट का रिएक्शन निकालते हैं, जिससे हम लोग उसके डिफ्लेक्शन और उसमें एनर्जी स्टोर्ड नहीं, कितना वो सस्टेन कर सकता है, ये हम लोग रिएक्शन अगर हम लोग नहीं निकाल पाएंगे तो हम लोग उसके डिफॉर्मेशन को नहीं देख पाएंगे कि कितना डिफॉर्मेशन है। तो इसीलिए हम लोग को स्टैटिक्स का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टैटिक्स में अब हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे कि अगर दो या दो से अधिक फोर्स अगर काम कर रहे हैं और अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रिएक्शन कैसे निकाला जाएगा, उसका क्या क्या फिनोमिना हमारे पास इन्वॉल्व होगा, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को एनालिसिस करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस। ये रिजोल्यूशन का क्या मतलब होता है, अगर कोई एक फोर्स किसी डायरेक्शन में काम कर रहा है तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इजीली उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो एक प्लेन में काम कर रहा है, दो डायरेक्शंस में, टू परपेंडिकुलर, मतलब जो कोई भी प्लेन बनेगा वो टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, तो टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में अगर बना होता है तो हम लोगों को मान लीजिए जितने भी वेक्टर कंपोनेंट्स होते हैं उनका हम लोगों को कंपोनेंट करना होता है। तो इससे हमें क्या फायदा होता है, मान लिया जाए कि अगर ये एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई दूसरा फोर्स है वो वाई डायरेक्शन में लग रहा है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको डील कर लेंगे, कहेंगे एक्स डायरेक्शन हमारे अलग है, वाई डायरेक्शन कहीं से भी हमारे पास yes? लेकिन समस्या क्या होती है कि अगर हमारे पास कोई फोर्स इन बिटवीन लग रहा है, ना तो एक्स में लग रहा है ना तो वाई में लग रहा है कंप्लीटली, अगर उसका कुछ फ्रिक्शन हमारे पास एक्स में जाए और कुछ फ्रिक्शन वाई में जाए और कुछ फ्रिक्शन एक्स में जाए, तो हम लोग को ये बंटवारा करना होता है। मतलब रिजोल्यूशन का मतलब सिंपल सा है, हमें बंटवारा करना है, भाई एक्स में कितना जाओगे और वाई में कितना जाओगे। तो ये बोला कि भाई जो हमारे पास जो ज्यादा नजदीक होगा उसकी तरफ हम लोग ज्यादा जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि इनका बंटवारा हम लोग कैसे करते हैं। अगर पूरी तरीके से एक्स में है हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब हमने मान लिया कि ये इनकी पार्टी है और ये इनकी पार्टी है, यानी F2 हमारे पास y में ही लगेंगे। लेकिन समस्या क्या है, ये महाराज किधर जाओगे, तो ये बोला गया कि कुछ इनको दे दिया जाए कुछ इनको दे दिया। तो इनको देने और ना देने के लिए हमें सबसे पहले वेक्टर है, तो इसमें हम लोगों को एंगल की रिक्वायरमेंट होती है इसको डिस्क्राइब करने। ये एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से कितने कोण पर है, मतलब झुकाव, मतलब हमारा लगाव। मान लिया जाए सपोज दैट कि हम लोग मम्मी और पापा, हम सब लोग के होते हैं जिन लोग के घर में है, तो ये होता है ना कि हमारा अफेक्शन किसकी तरफ ज्यादा है, मम्मी की तरफ है कि पापा की तरफ है, यानी हमारा जो अलाइननेस है, मतलब हम किस तरफ जाना चाहेंगे। तो हमारे पे, हालांकि मैं वहां पे बंटवारे की बात नहीं कर रहा हूं कि मम्मी पापा में कौन किसको बांटना है, अलग बात है, बट फिर भी मम्मी और पापा में जरूर एक आदमी होता है इन दोनों में से कि जो आपको ज्यादा प्यार करता है और आपको ज्यादा पसंद करता है, जिससे आप कुछ भी मांग सकते हो इजीली, तो उसका अलाइननेस आपकी तरफ हमारे पास क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये एंगल हमने थीटा डिस्क्राइब किया, इस फोर्स को इस डायरेक्शन में हमें कंपोनेंट करना है, तो जिस डायरेक्शन से वो एंगल बनाता है उसका कॉस कंपोनेंट इधर आएगा, यानी ये क्या हो गया F, ये क्या हो जाएगा हमारे पास F3 का जो हमारे पास पोर्शन है, ये F3 का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा, जिधर से एंगल बनाता है उधर कॉस कंपोनेंट आता है। दो ही कंपोनेंट में हम लोग तोड़ते हैं, एक हमारे पास साइन कंपोनेंट होता है, एक हमारे पास क्या होता है, कॉस कंपोनेंट होता है, F साइन थीटा। अब हम लोग ये कहें कि इस फोर्स के हमने दो टुकड़े कर दिए तो इसको हमेशा काट देना चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें कि ये फोर्स हमारे पास एक बॉडी पर काम कर रहा है एंगल थीटा पर, और हम लोग इसको अगर रिप्रेजेंट करें अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो ये हमारे पास एंगल थीटा हो गया, ये फोर्स F हो गया। तो इसका x डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आएगा और y डायरेक्शन में इसका कितना कंपोनेंट आएगा, ये हम लोग को देखना है। तो ये फोर्स का इस डायरेक्शन में जो आएगा Fx, ये क्या है, F cos थीटा। कितना हो जाएगा भाई, F cos थीटा, यानी जिधर से एंगल बनाएगा उधर कितना आएगा,
कॉस का कंपोनेंट, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आएगा, साइन का कंपोनेंट। और इसी फोर्स को हमने तोड़ दिया है, तो हम लोग जब हमेशा कंपोनेंट करेंगे तो इस फोर्स को काट दिया करेंगे। क्योंकि भाई मेरे पास एक लड्डू था, मैंने उसको तोड़ा, कुछ ए को दे दिया और बाकी बी को दे दिया, तो मेरे पास वो लड्डू खत्म हो गया, अब नहीं है मेरे पास। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम ये इस फोर्स के कंपोनेंट किए, इसका घटक हमने इस डायरेक्शन में दे दिया और इसका एक घटक जो बाकी बचा था हमने वाई डायरेक्शन में दे दिया, तो अब ये खत्म हो चुका है, यानी अब हमारे पास ये है नहीं, अब इसी को हम लोग तोड़ चुके हैं, मतलब इसके दो पार्ट। अब हमारे पास क्या है सर, अगर ए से भी लड्डू ले लिया जाए और बी से भी लड्डू ले लिया जाए, उनको पूरा तरीके से जोड़ दिया जाए, तो क्या वो पूरा लड्डू बन जाएगा? हाँ बिल्कुल बनेगा। अब अगर हम लोग ये फोर्स हट गया, अब एक्स डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा आ गया है और वाई डायरेक्शन में एफ साइन थीटा आ गया, इन दोनों को फिर से अगर मिला दिया जाए तो ये एफ इसी डायरेक्शन में यहीं पर मिलेगा। इनको तो तोड़ के हमने अलग किया है। देखिए रिजोल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह हम लोग को रिजोल्यूशन करना होता है। और बच्चों की सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं आप लोग, सब लोग, सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि हम लोग जब रिजॉल्व करते हैं तो रिजॉल्व करने में हम लोग कॉस और साइन थीटा को हम लोग देख नहीं पाते हैं, एक लाइन ऑफ एक्शन हम लोग नहीं देख पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास रिजोल्यूशन गड़बड़ हो जाता है। अगर रिजोल्यूशन को आप सही से समझ लेंगे, बहुत ईजिली हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कहीं पर भी हो। बस हमें अगर मोशन करवाना है, स्टेट चेंज करना है, फोर्स लगाना है, फोर्स अगर इंक्लाइंडेड होगा तो उसको रिजॉल्व करना। सर एक बात बताइए हमको, आप केवल दो डायरेक्शन में ही क्यों तोड़ रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में? मैं इस चीज को मैं बताऊं कि टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आर इनडिपेंडेंट टू ईच अदर। दो लंबवत दिशाएं एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। क्या मतलब है सर इसका? अगर हम ये कहें, अगर कोई काम एक्स एक्सिस में हो रहा है, जैसे हमने ये कहा था कि ये जो फोर्स F1 है, अगर F1 x डायरेक्शन में लग रहा है तो वो y की स्थिति, वेलोसिटी, उसमें किसी भी तरीके से इसको प्रभावित नहीं, जो चेंज करेगा सिर्फ और सिर्फ किसमें करेगा, x में। अगर हमने इस F को बांट दिया दो भाग में, तो ये वाला कंपोनेंट इसको प्रभावित नहीं करेगा और ये वाला कंपोनेंट इसको नहीं प्रभावित करेगा। अर्थात हम ये कहें कि इसका रिजोल्यूशन हमने टू पार्ट्स में इस तरीके से किया कि ये एक दूसरे को ये देख ना पाए, तब उनके काम में बाधा ना पहुंचाएं। मतलब अब हमें जो काम करना है एक्स में कर लें, जो काम करना है हम वाई में कर लें। अब हमारे पास बीच में कोई मतलब नहीं है, मतलब ये इसको प्रभावित नहीं करेगा, ये इसको प्रभावित नहीं करेगा। मतलब मार्क माई वर्ड्स, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए। हमने कहा कि टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, मतलब कि अगर हम लोग एक एक्स डायरेक्शन में कोई परिवर्तन कर रहे हैं, इसका कोई भी प्रभाव वाई डायरेक्शन में नहीं जाएगा। इसी प्रकार अगर हम वाई डायरेक्शन में कोई परिवर्तन कर रहे हैं तो उसका एक्स डायरेक्शन में कोई प्रभाव नहीं जाएगा। समझ गए? तो इस चीज को हम लोग को समझना है, इसीलिए हम लोग हमेशा रिजोल्यूशन कितने करते हैं, टू परपेंडिकुलर। सर तो एक्स वाई क्या, अगर दो कोई एक्सिस ऐसा है, एक पी एक्सिस है और ये क्यू एक्सिस है, मान लिया जाए सर कि आपने जो कहा है एक पी एक्सिस है, ये क्यू एक्सिस है और इनके बीच का 90 डिग्री एंगल है, तो अगर पी में चेंज होगा तो क्यू में नहीं चेंज होगा? हाँ बिल्कुल। अगर उन दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री का है तो एक एक्सिस पर कोई भी परिवर्तन दूसरे उसके लंबवत दिशा में कोई परिवर्तन नहीं करता है। इसीलिए हम लोग इंटरेस्टेड हैं कि इनको अलग अलग। अब देखो यहाँ पे जो फोर्स है ये इसको भी चेंज करने की कोशिश करेगा, इसको भी चेंज करने की कोशिश करेगा, लेकिन जब इसके जो पार्ट आ गए, कौन से वाले भाग से यह एक्स में चेंज कर रहा है, कौन से वाले भाग से यह वाई में चेंज कर रहा है, तो अगर हम लोगों ने अलग कर लिया तो हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि अब हम अकेले x को देख सकते हैं, हम अकेले y को देख सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट भाग हमारे पास रोल प्ले करता है इसमें। अब हम लोग ये देखें कि जब भी हम लोग को फोर्सेस का कंपोनेंट करना होगा तो साइन कन्वेंशन हम लोग को ध्यान रख करके चलना होगा। मान लिया जाए कि हमारे पास ये एक्सिस दिए हुए हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगर हम लोगों ने इसको रिजॉल्व किया, सर यहाँ पे फोर्स F1 है, ये एंगल थीटा है, देखिए इसका जो फोर्स रिजॉल्व होकर के आएगा, देखो अगर मान लो अपने पेन को इस तरीके से रख दिया, आपने पेन का टिप उधर की बाहर की तरफ है जिधर फोर्स का डायरेक्शन है,
इसको जब हम लोग रोटेट कराएंगे तो फोर्स का डायरेक्शन इधर आ जाएगा। एफ कॉस थीटा, पहली बात जिधर से कोण बनाता है उधर एंगल क्या आएगा, मतलब उधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस का। उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्शन कैसे डिफाइन कर सर, आपने ऊपर कैसे कर दिया, हमने कहा कि भाई इसको ऊपर करने के लिए हमारे पास इसका एरो ऊपर जा रहा है ऐसे, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, ऊपर जाएगा। और ये क्या हो गया, F1। अब हम लोग जैसे ये F1 नहीं F ही है, F1 है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको कटिंग कर देंगे, क्योंकि हमने इसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर दिए। अब देखिए ये धनात्मक एक्स एक्सिस में है, इधर है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, और ये किधर है भाई हमारे पास, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव। तो हम लोग ये कहें कि कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हम लोग बनाएंगे तो ये हमारे पास क्या होता है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, ये डायरेक्शन निगेटिव होता है, ये डायरेक्शन निगेटिव होता है, ये सब लोगों को मालूम होगा। अब अगर हम लोग ऊपर जाएं, मतलब जैसे सपोज दैट कि अगर हम लोग इसमें एक पॉजिटिव एक्स की तरफ चल रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाएगा। और अगर हम लोग अपोजिट निगेटिव एक्स की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास क्या कहलाएगा, निगेटिव। हम लोग ऐड करना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि ये बहुत छोटी बात है, लेकिन कुछ बच्चे इसमें बहुत गड़बड़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम लोग फोर्सेस का समेशन नहीं जोड़ पाते हैं। और देखिए हम लोग मैकेनिक्स को एकदम बेसिक से समझ रहे हैं। बेसिक से समझने का मतलब है फर्स्ट स्टेप से समझ रहे हैं। अब देखिए अगर आप लोग को सीढ़ी पे चढ़ना होगा तो क्या आप लोग पहले 5वें पायदान पे जाते हैं, फिर 8वें पे जाते हैं, फिर दूसरे पे आते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। मतलब हम लोग स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे तो मैकेनिक्स में आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। और फोर्सेज ही हैं, फोर्सेज के अलावा और कुछ नहीं है मैकेनिक्स में। और फोर्स को अगर हैंडल करने आ गया, जिसको 3 लॉ ही केवल गवर्न करता है, न्यूटन का फर्स्ट, न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ, इसके अलावा और कोई लॉ इसमें गवर्निंग नहीं आती। तो हमें दिक्कत कहाँ आती, अगर हम लोगों ने कहा कि सर यहाँ पर एक फोर्स F1 काम कर रहा है ऐसे, तो क्या ये पॉजिटिव लिया जाएगा कि निगेटिव, हमने कहा कि बिल्कुल ये पॉजिटिव की तरफ है, तो ये क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन सर अगर एक फोर्स यहां पर काम कर रहा है F2, ये पॉजिटिव लिया जाएगा, यहां पे लग रहा है, तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा कि निगेटिव, भाई ये भी पॉजिटिव लिया जाएगा। ये निगेटिव की तरफ है, लेकिन इसकी जो दिशा है, डायरेक्शन है, इसका जो मुख है वो किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव। अगर यहां पे कोई फोर्स लगे, ये मान लो कि यहां पे फोर्स लग रहा है कोई, और ये इसका डायरेक्शन इधर है, तो ये निगेटिव फोर्स होगा। ये है हमारे पास पॉजिटिव, ये भी है पॉजिटिव, लेकिन ये हमारे पास क्या है, निगेटिव। यानी प्लेस वैल्यू हमें नहीं देखना है, हमें डायरेक्शन देखना है। अगर डायरेक्शन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो धनात्मक लिया जाएगा, अगर वो ऋणात्मक नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो उसको ऋणात्मक लेना है। यानी ये साइन कन्वेंशन आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव डायरेक्शन में है तो निगेटिव लेंगे। अगर y में डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो निगेटिव लेंगे, और अगर y में अपवर्ड डायरेक्शन में है तो हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ये अगर बातें अगर आप लोगों को समझ में आ गई हैं तो बहुत इजीली हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं इसका क्या मीनिंग है, कि हम लोग किस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। इसमें जो लिखा हुआ पोर्शन है ये हिंदी इंग्लिश कन्वर्जन की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, आप लोग इसमें परेशान होंगे कि नहीं। ये लिखा है कि अगर कोई भी फोर्स का कंपोनेंट है, अगर वो एक्स डायरेक्शन जहां से भी एंगल थीटा बना रहा होगा, जिस भी एक्सिस से, उधर हमारे पास क्या आएगा, कॉस का कंपोनेंट। हम लोगों ने इसमें नोट के फॉर्मेट में दे दिया है, जो आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा उस पीडीएफ में ये पूरा मॉडिफाइड होगा। ये हिंदी इंग्लिश कन्वर्जन की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, तो उसके लिए परेशान होने का नहीं है। ये हम लोग कहेंगे कि एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा मतलब जिधर से एंगल नहीं बना रहा है, ये पहला स्टेटमेंट था, जिधर से एंगल बनाएगा कॉस का कंपोनेंट आएगा, और जिधर एंगल नहीं बना रहा है उसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब उसके कॉस के जिस डायरेक्शन में काम कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन आएगा। ठीक है, तो ये साइन का हमारे पास कंपोनेंट, तो ये बात आप लोगों को समझ, ठीक है। तीसरा जो हमारे पास बात कर रहा है कि हम लोग हमेशा साइन कन्वेंशन का यूज करके चलेंगे। जब भी कंपोनेंट हम लोग लेंगे फोर्सेस के बारे में, वो साइन कन्वेंशन को हम लोग यूज करके
ठीक है। तो साइन कन्वेंशन अगर आप लोग को नहीं आता है तो आप लोग फिर से एक बार देख लेंगे। साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव, नेगेटिव डायरेक्शन नेगेटिव, एक्स एक्सिस नेगेटिव, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन पॉजिटिव, नेगेटिव वाई डायरेक्शन नेगेटिव। ठीक, आइए हम लोग एक क्वेश्चन के बारे में इसको समझने का कोशिश करते हैं, इसका कौन कौन सा कंपोनेंट हम लोग कैसे लेकर के चलते हैं। जैसे ये हमारे पास फोर्स दिया है एफ वेक्टर, इसका हमें एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना है और वाई डायरेक्शन। ये एक्स से एंगल बना रहा है थीटा, तो एक्स डायरेक्शन में ये पॉजिटिव, ये इसका कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा। देखो, और ये किसका डायरेक्शन किधर है, कैसे पता चला सर, इसका एरो हेड ऊपर की तरफ है, हमने इसको ऐसे सीधे कर दिया, तो सीधे कर दिया ऐसे, तो ये क्या हो गया एफ कॉस थीटा, इसका डायरेक्शन इधर आ। ठीक, तो ये हमारे पास एफ कॉस थीटा हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन। अब हम लोग इसका वाई अगर कंपोनेंट देखेंगे तो देखो इधर से एंगल नहीं बना रहा है, इधर से एंगल बनाया, तो इधर से एंगल बनाया तो इसका एंगल जो हमारे पास कंपोनेंट आएगा एफ साइन का, समझ गए, मतलब जिधर से और ऊपर की तरफ काम कर रहा है इसीलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसी प्रकार ये देखिए, ये जो फोर्स है वाई से थीटा बना रहा है, हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे, जिधर से एंगल बनाएगा उधर कॉस का कंपोनेंट ले लेंगे। मतलब हमारे पास इस डायरेक्शन में एरो पहले देखेंगे किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा कॉस का, यानी एफ कॉस थीटा। इधर कौन सा आएगा, इधर से एंगल नहीं बना रहा है, लेकिन हमारे पास ये एरो अगर हम लोग देखेंगे बाहर की तरफ जाएगा, इसे हम लोग कह देंगे एफ साइन। ठीक, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब मेरा क्वेश्चन है सर, अगर हम लोग ये फोर्स सिस्टम लें, आपने तो दोनों का अपोजिट उधर ही डायरेक्शन ले, अगर हम लोग ये डायरेक्शन अगर लेते हैं, ये फोर्स है हमारे पास कोई, और यहां से एंगल अगर वो थीटा डिग्री हमारे पास फॉर्म कर रहा है, तो इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा, देखो कंपोनेंट में हमें डायरेक्शन, अब देखो ये पेन का जो हमें टिप रखना है वो इस डायरेक्शन में रखना है, इस डायरेक्शन में हमारे पास रखना है, और इसको जब हम लोग इधर लैड करेंगे, मतलब इधर इसको प्रोजेक्ट करेंगे, तो इसका डायरेक्शन इधर आ रहा है, तो डायरेक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा एफ कॉस, ये एक्स एक्सिस इधर है, ये वाई एक्सिस इधर है, इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट देखेंगे, देखो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, बिल्कुल यहां पर लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा एफ साइन, डायरेक्शन क्या है नीचे, यानी हम लोग कहें कि एफ एक्स कितना आया, तो एफ एक्स इज टू माइनस एफ कॉस थीटा। देखो भाई, ये भले पॉजिटिव डायरेक्शन में है, लेकिन इसका जो नेचर है ये निगेटिव की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है, ये एरो हेड इसका डायरेक्शन, मतलब ये यहां होते हुए भी परेशान है कि हम कैसे एक्स डायरेक्शन में चले जाएं, इसलिए ये क्या आएगा निगेटिव एक्स डायरेक्शन में चले जाएं, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव आएगा। यहां पर हम लोग लिखेंगे कि एफ वाई कितना हुआ, तो देखो ये भले पॉजिटिव फेसेस पे है, लेकिन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, यानी साइन कंपोनेंट, साइन और कॉस कंपोनेंट जिधर से एंगल बनाएगा उधर हमारे पास कॉस का कंपोनेंट आएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में साइन का कंपोनेंट आएगा, परपेंडिकुलर होने चाहिए दोनों एक्सिस में रिजॉल्व करने के लिए। ठीक, तो ये हम लोग देख सकते हैं, और डायरेक्शन कैसे देखना है आप इजीली इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये देखें कि एक हमारे पास रिजोल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ फोर्स, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है रिजोल्यूशन के लिए कि हमारे पास टू परपेंडिकुलर, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ये क्वेश्चन है कि इनको ये तीन फोर्स सिस्टम दिए हैं, तो तीन फोर्स सिस्टम दिए हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इनको हमें रिजॉल्व करना है, हमें रिजॉल्व करके बस इतना दिखाना है कि ये फोर्सेस किन किन डायरेक्शन में कितने मैग्नीट्यूड में काम करेंगे और कितना लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग इस चीज को क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखिए ये भी फोर्स एफ है, ये भी फोर्स एफ है, ये एफ है, यहाँ पर 30 बना रहा है, यहाँ पर भी 30 है, यहाँ पे एंगल थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल हमेशा दिया रहता है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सपोज दैट कि हमने ये कह दिया कि ये एक्सिस हमारे पास क्या है एक्स है, और ये हमारे पास क्या है वाई है, तो यही मानते हैं हम लोग इस फोर्स के बारे में बातचीत करें, इस फोर्स के बारे में हम लोग बातचीत, तो इस फोर्स का वाई एक्स डायरेक्शन में अगर हम लोग कंपोनेंट देखेंगे, देखिए एक्स से ये एंगल बना रहा है, तो एक्स से एंगल अगर बना रहा है तो हम लोग कभी भी फोर्स का अगर रिजोल्यूशन करना चाहते हैं तो हम लोग एक सेपरेट अपना एक्सिस बनाएंगे, ये एक्सिस हमने कह दिया एक्स है, ये एक्सिस हमने कह दिया वाई। अब देखो इसका इस डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट लेंगे तो हमारे पास बाहर की तरफ जा रहा है, हमने बाहर की तरफ एरो लगा दिया, सबसे चलेंगे। अब देखो इसका हमारे पास एंगल यहां से 30 बना रहा है एक्स से, तो इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा हमारे पास आएगा कॉस का कंपोनेंट, यानी एफ कॉस 30।
और इसका वाई डायरेक्शन में देखो, वाई डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन देखने के लिए हम लोग अपने पेन को ऐसे सीधा कर देंगे, सीधा करेंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ ये चला गया, ये कितना आ गया f sin 30। इधर से कोण नहीं बना रहा था, साइन थीटा नहीं साइन 30 लिखेंगे हम लोग, तो यहां पे क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री। ठीक है, ये फोर्स हमारे पास खत्म हो गया। इसको हम लोग हमेशा कटिंग करेंगे अपने डायग्राम में, अगर कटिंग नहीं करेंगे तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने किसका कंपोनेंट किया है। अब हमें इसका कंपोनेंट करना है। आप लोग बताइए मुझे, ये यहां से वाई एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इधर का जो कंपोनेंट आएगा वो कॉस का आएगा और डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, यानी ये जो फोर्स है F cos 30 अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो किधर हो जाएगा भाई हमारे पास F sin 30। डायरेक्शन सर आपने इधर कैसे कर दिया, ये थीटा थीटा लिख दे रहे हैं, थीटा नहीं है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है एंगल, तो हम लोग 30 डिग्री लिखेंगे। अब देखिए ये ऐसे है, इसका अगर कंपोनेंट हम लोग इस डायरेक्शन में करेंगे तो इस डायरेक्शन में हम लोग ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में अगर करेंगे तो ये बाहर की तरफ जाने की कोशिश, इसका भी हम लोगों ने कंपोनेंट कर लिया। अब इसका कंपोनेंट करने का बारी है। ये वाई एक्सिस से, निगेटिव वाई एक्सिस से ये 60 डिग्री का बना रहा है, तो इधर इसका कंपोनेंट क्या आएगा, जल्दी बताइए, कॉस का कंपोनेंट आएगा। क्या आएगा, कॉस का कंपोनेंट। तो कॉस का कंपोनेंट आएगा तो हम लोग ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैसे, हम लोग कहेंगे कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा F cos 60, और इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निगेटिवली आएगा यहाँ पे, तो निगेटिव हमारे पास क्या होगा इसका डायरेक्शन, तो ये हमारे पास F, ये वाला फोर्स है, और ये हो जाएगा F sin 60। साइन क्यों लिखे हैं भाई, साइन क्योंकि इधर से ये एंगल नहीं बना रहा है, तो ये हमारे पास फोर्सेस का रिजल्ट। अब हम लोगों को जोड़ना घटाना है, नेट फोर्स देखना है कि कितना होगा, तो नेट फोर्स हम लोग एक्स डायरेक्शन में देखेंगे। एक्स डायरेक्शन में कौन कौन पॉजिटिव है, यानी हम लोगों को लिखना है समेशन एफ एक्स। समेशन एक्स डायरेक्शन में ये देखो, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, क्योंकि डायरेक्शन हमारे पास देखो ये इधर है। हम लोग क्या लिखेंगे, एफ cos 30 माइनस एफ साइन 30 माइनस एफ साइन। समेशन वाई डायरेक्शन में अगर हम लोग को देखना होगा, वाई डायरेक्शन में अगर फोर्सेस देखेंगे तो देखो ये भी पॉजिटिव है, ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी पॉजिटिव है, ये नीचे आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा निगेटिव। यानी हम लोग क्या लिखेंगे भाई, एफ साइन 30 पॉजिटिव है प्लस एफ cos 30, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसको लिखेंगे हम लोग एफ साइन एफ cos, क्या भाई एफ cos, एफ cos। ये हमारे पास इनको ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। सिंपल सी बात है, जिधर से एंगल बनाएगा उधर cos का कंपोनेंट आएगा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन का कंपोनेंट आएगा। डायरेक्शन देखने के लिए एरो हेड के तरफ हम लोग पेन का पॉइंटर करेंगे और पॉइंटर को हम लोग रोटेट करके देखेंगे कि उसका डायरेक्शन किधर आ रहा है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन दिया हुआ है, वो हम लोगों ने, और मैंने आपको सॉल्व करके भी बता दिया। अगर कोई समस्या हो तो आप लोग, ठीक, तो हम लोग ये देखिए, इसका एक हम लोगों ने इक्विवेलेंट फॉर्मेट भी बनाया है। नेट फोर्स जब हम लोग निकालेंगे तो एक्स डायरेक्शन में इधर निगेटिव इधर हमारे पास आ जा रहा है, और वाई डायरेक्शन में हमारे पास ऊपर की तरफ चला जा रहा है। तो हम लोग रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स का हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बातचीत करेंगे। तो हम लोग आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं आज के लेक्चर को। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास।